शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुशामदीद। सिविल सर्विस आप कह सकते हैं कि वो पहिए हैं जिन पर किसी मुल्क या रियासत का पूरा इंजन जिनकी मदद से चलता है। और हमारे मुल्क को जिन खदशात, जिन मसाइल, जिन चैलेंजेस, जिन इश्यूज़ भरी सड़क से सफ़र का सामना है, तो ज़रूरत है कि उसके लिए हमारे पास एक तवाना इंजन हो और बड़े मयारी और पायदार पहिए यानी सिविल सर्विस के जो रुकन है वो हमारे सामने हो। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये किया जाता है कि हर बरस एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुकाबले का इम्तिहान यानी सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें हज़ारा उम्मीदवार, हज़ारा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाते। अब इस तर्ज़ इम्तिहान के क्या नकाइस हैं, ये एक अलग मौजू है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे ऊपर लाइब्रेरी में बहुत से दोस्त काफ़ी महीनों से तैयारी कर रही हैं सीएसएस की, और ऐसे में ये बड़ा हस्बे हाल था, बड़ा बरमहल था कि हम उनकी मदद के लिए कोई एक गाइडलाइन दे सकें यहाँ द ब्लैक होल में। और ये आइडिया हमें सजेस्ट किया राशिद अली साहब ने, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट IMCB। मोर ओवर यू आर अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट वेरियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बहरिया यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। आप करिकुलम एक्सपर्ट हैं। यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल करिकुलम काउंसिल हेल्पिंग टू डेवलप करिकुला फॉर हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़। मोर ओवर आप FPSC के इंटरव्यू पैनल में भी हैं, एंड यू हैव बीन अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड इंटरव्यू पैनलिस्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री। CSS के मॉक इंटरव्यूज़ आपको ऑनलाइन इनके कई मिल जाएंगे, जिनसे ज़ाहिर है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको मदद मिलती है। आज आपको मौका मिल रहा है कि आप इनसे बराह रास्त अपनी मदद के लिए जो भी सवाल, जो भी आपकी क्वेरी हो, उनके आगे रख सकें। स्ट्रेटजी सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड पाकिस्तान ब्यूरोक्रेटिक लेगेसी, ये उन्वान है आज का। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी हिस्ट्री भी मुख्तसरन वो बता सकें, जिनकी जड़ें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कदीम तहज़ीबों जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइना, और वहाँ से होती होती पर्शियन एम्पायर और मिडीवल इंडिया तक जाती है और यहाँ 21वीं सदी तक पहुँचती है। थोड़ा सा अगर उसका भी अहाता कर लें तो हमें इस मौजू को इसके पस मंज़र में समझने की मदद मिलेगी। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी ज़हमत करके सेल फ़ोन्स अपने साइलेंट मोड में स्विच कर लें ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। गुफ्तगू के दौरान या गुफ्तगू के बाद जब भी राशिद साहब हाउस ओपन करें फॉर Q&A और एक बाहमी गुफ्तगू के लिए, अपना हाथ बुलंद कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए। इसके बिना आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी और रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगी। सो जस्ट वेट टिल दिस माइक्रोफोन इज हैंडेड ओवर टू यू, एंड आई थिंक दैट्स इट। प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर राशिद अली। शुक्रिया नैयर और गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर एट ब्लैक होल। आज का टॉपिक जो है CSS के हवाले से अभी नैयर ने ब्रीफली बता दिया है, उसी से रिलेटेड मेरे माइंड में ये चीज़ आइडिया था। मेरे चंद एक लेक्चर्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो मैंने इनको सुजेस्ट किया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अ रोड टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ज़रूर कर दूंगा। और अभी नैयर ने कहा कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो है वो भी थोड़ा सा आप आज के लेक्चर में अगर टच दें तो वही मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा इन चीज़ों के हवाले से। तो ब्यूरोक्रेसी जो है इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर लाइक आईज, ईयर्स एंड हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिनके बगैर जो पॉलिसी गवर्नमेंट डिवाइस करती है उसको एग्जीक्यूट करना इन्हीं के ज़रिए पॉसिबल होता है। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी भी है। इन्होंने ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको डिवाइस आगे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तौर पर इट इज़ नेसेसरी फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बिग एम्पायर्स जो हैं, उन सब के लिए अपनी पॉलिसी को दूर दराज तक उनमें अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कोहेरेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, या जो हम सोसाइटी में कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ चाहिए,
अनारकी ख़त्म करनी है, तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट की पॉलिसी के तौर पे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की ज़रूरत होती है. Since the ancient time, when the oldest one, Mesopotamian civilization, जिसके अंदर बहुत सारी civilizations थी, ओरियंस थे, बेबीलोनियंस थे, अकाडियंस थे, हिटाइट्स थे, उन सब के टाइम पीरियड से फिर ये एक ज़रूरत के तहत जो है इसका एक एवोल्यूशन हुआ. नेसेसिटी वॉज अ यूटिलिटी बिहाइंड दिस, कि अंपायर जो है उसको गवर्न करना है, कोहेरेंस लानी है, लोगों को जो है गुड गवर्नेंस इस सेंस में कि अनार्की ख़त्म करनी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो सबसे पहला प्राइम मोटिव होता है वो अपना सर्वाइवल होता है और अपनी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ होता है. अब गवर्नमेंट इसीलिए शायद जो कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज जिन स्टूडेंट्स ने या लोगों ने पढ़ी हुई है उन चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह एक्नॉलेज करते हैं. 3 जो फिलोसफर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे, तो शायद वो एक वैसे तो एक परस्यूम किया गया है ना, तो अगर वो भी उसकी भी यूटिलिटी कोई थी तो वो यही थी कि सोसाइटी में एक अनार्किक कंडीशन ख़त्म हो. तो ब्यूरोक्रेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद इन द एंशियंट सिविलाइजेशन एज वेल एज द मॉडर्न वन. तो एंशियंट सिविलाइजेशन के बाद जो है, अब ये पर्शियन ब्यूरोक्रेसी इज वेल रेकन ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग और हायरार्की का जो उनका सेटअप था वो बहुत शानदार था. और लेटर ऑन जो बहुत सारी अंपायर्स में उसको जो है अडॉप्ट भी किया गया. इनफैक्ट शायद जो रोमन अंपायर है उसमें इसको और बहुत अच्छे तरीके से, खासकर उनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत एफिशिएंट थी, वर्किंग कैपेसिटी उनकी, वॉर मशीन जो बड़ी ज़बरदस्त थी. तो बहरहाल ये सिलसिला जो है आगे चलता हुआ अगर हम उसको देखें, चाइना में जो स्क्राइब्स थे या इजिप्शियन स्क्राइब्स जो थे, लेबर की जो है उसको ऑर्गेनाइज करना और उनके ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखना, या हायरार्की के जरिए बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को जो है यूटिलाइज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. ये तमाम सिविलाइजेशन, इजिप्शियंस, चाइनीज, मैसोपोटामिया, पर्शिया इसमें बहुत ज़्यादा सरपास करता था, बिकॉज पर्शिया वॉज द फर्स्ट, स्पेशली द अशामेनिड एम्पायर वॉज फर्स्ट एम्पायर. उससे पहले किंगडम्स थी, छोटे एरियाज थे, लेकिन पर्शियन जो है उन्होंने इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमाल इन्होंने हासिल किया. सो फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कंसर्न, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे प्रीस्ट, इट इज़ अस्यूम्ड कि प्रीस्ट किंग्स से, इनमें भी ब्यूरोक्रेसी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्लीस्ट फॉर्म में मिलता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम स्पैन देखें तो दैट इज कंटेम्प्रेरी टू मैसोपोटामियन एज वेल एज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज वेल. तो लेटर ऑन आर्यंस का इन्वेजन और आर्यंस के आने के बाद जो यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन का जो इमर्ज हुआ, सॉरी मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि उसके बाद फिर जो हम मॉडर्न सीएसएस के जो है स्ट्रेटजीज हैं, अभी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे एग्जाम्स करने, उस सबको मैं डिटेल से बताऊंगा. तो वैदिक सिविलाइजेशन जिसे हम वेदास, ऋग वेदास, युजार वेदा था, उनसे जो एक कल्चर सोसाइटी इमर्ज हुई, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी थी. इस कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी को विदाउट हैविंग अ ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज, उसको कैन नॉट बी मैनेज्ड. सो दैट इज वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसकी रूट्स हमें मिलती. लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया इनफॉर्मल थे. नेपोटिज्म, आपकी जो है अलायंस है, ब्लड रिलेशन है, इन सब चीज़ों को ही मद्देनज़र रखा जा रहा होता था. हाँ, लेकिन ये मेरिट बेस्ड जो है ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन चाइनीज़ में और इजिप्शियंस में मिलती है, कि उनके भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे या उनको भी जो है स्टडी करवाया जाता था. इन द सेम वे जो पर्शियंस थे, दे एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट जो हमारा गंधारा स्ट्रैप जो थी, दैट वाज कंसीडर्ड एज 23rd स्ट्रैपी प्रोविंस ऑफ पर्शियन एम्पायर. और हमारा जो टेक्सला था, यहाँ पर उनकी एक यूनिवर्सिटी भी थी जिसमें उनको स्क्राइब्स को ट्रेन किया जाता था, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन किया जाता था, ताकि दे कैन वर्क एफिशिएंटली इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स. ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, ताकि इनको सब चीज़ें सिखाया जा सके.
अगर लेटर ऑन उसके बाद फिर मूरियन एम्पायर या इंपीरियल गुप्ता, जो कि एज ऑफ साइंस और गोल्डन इरा आता है सब कॉन्टिनेंट में, या दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में, या मुगल तक। मुगल ब्यूरोक्रेसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत से लोगों को बहुत सारी उनको अंडरस्टैंड करना या कॉम्प्रिहेंड करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके दौर में मनसबदार, फौजदार, जागीरदार, जमींदार, ठीक है, और कोतवाल जो है साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे, और ये सारे के सारे सिर्फ जिम्मेदार को निकाल के देवर ब्यूरोक्रेट्स, और इनका वर्किंग इन अलायंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड गवर्नेंस पर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। लेकिन इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? इनफॉर्मल और नेपोटिज्म। जो मनसबदार बड़े हुआ करते थे, 5,000 या 7,000, वो ज़्यादातर ब्लड रिलेटिव्स होते थे किंग्स के, ठीक है। तो जो फॉर्मल सिस्टम, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्हें इन द वेरी बिगिनिंग उन्होंने मुगल ब्यूरोक्रेसी के ही मॉडल को कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनकी गवर्नेंस का मॉडल डिफरेंट आ गया था। इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था, वो भी नेपोटिज्म और इन चीज़ों पे ही बिलोंग से ही इवॉल्व हो रहा था। लेटर ऑन डिफरेंट एक्ट्स, मतलब 1809 या 1810 में हैलबेरी कॉलेज लंदन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका था। वहीं के एलीट क्लास जो है वो एग्जाम्स के लिए अलाउड होते थे। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरिट बेस्ड जो है इट वाज डिवाइज्ड। फिर सबसे पहले 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में ही एक्ट के साथ जो है ये जो पैट्रोनेज का जो द वे टू सिलेक्ट ब्यूरोक्रेट्स उसको ख़त्म किया गया, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जो है ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन का जो है प्लान डिवाइस हुआ। फिर आई थिंक 1864 में सब कॉन्टिनेंट का पहले सतेंद्र टैगोर जो थे, ही वाज द फर्स्ट ब्यूरोक्रेट। 1870 में जो है स्टैट्यूटरी लॉज के ज़रिए ये अलाउ किया गया, जैसा कि एग्जेक्टिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड हो रही थी 1861 के एक्ट के तहत। तो मोर एंड मोर इंडियंस वर रिक्रूटेड, उनको करने का प्लान डिवाइस किया गया था। अभी इनिशियली स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली ये जो एग्जाम्स कंडक्ट होते थे लंदन में होते थे, इसका कैरिकुलम जो था वो लैटिन था, ज्योग्राफी थी, इंग्लिश एसेस थे, जो कि इनिशियली सब कॉन्टिनेंट के जो स्टूडेंट्स थे या कैंडिडेट्स थे उनके लिए डिफिकल्ट था। एज क्राइटेरिया बहुत टफ था, 18 ईयर्स टू 23 ईयर। तो जो कैंडिडेट जो थे इंग्लैंड से, और स्पेशली इंग्लैंड की एलीट जो थी, वो इसको compete कर पाती थी। बट लेटर ऑन जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, ग्रेजुअली इंडियंस जो है उसमें इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुए। तो उसके बाद जो है जब 1935 के एक्ट के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आईसीएस जो है, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, तो इंडियन सिविल सर्विसेज पाकिस्तान में जो है वो सीएसपी की सूरत में आई, और 1973 तक सीएसपी सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के एग्ज़ाम ही कंडक्ट होते रहे। देन जो कॉमन ट्रेनिंग और कॉमनर्स के 1973 के एक एक्ट के तहत जो है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने शुरू हुए, जिसे हम CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का नाम देते हैं। और टाइम टू टाइम कैरिकुलम्स और सब चीज़ें चेंज होती आई हैं। अभी शायद हो सकता है, अल्लाह करे कि जैसा कि बहुत सारे जो CSS के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें डॉक्टर इशरत हुसैन का जो प्रपोज फार्मूला था कि CSS के अंदर रिफॉर्म्स, ही आल्सो वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो उन्होंने जो प्रपोज किया था वो उस तरीके से जो है उसकी स्पिरिट के तहत अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। बाय द वे आज ही FPSC में इंटरव्यूज हो रहे थे, तो जो उनके मेंबर्स साहिबान थे जो आज हमें लीड भी करे थे, उनमें जब टी की ब्रेक हुई तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया भी, जान के एज ए डेवल्स एडवोकेट के रोल के तौर पे, दुरानी साहब है, उनसे मैंने पूछा तो कुछ सली बख्श उस तरीके से जवाब नहीं है कि CSS की रिफॉर्म से रिलेटेड क्या। बहुत सारे लोग आज डिफरेंट बातें कर रहे थे, और बाई चांस ही इन चीज़ों के ऊपर बातें हो रही थी ब्रेक के दौरान। तो ये इसका एक थोड़ा सा एवोल्यूशन है हमारी जो CSS है, कि एक इनफॉर्मल से
फॉर्मल की तरफ। अब जो है इंडिया में भी आईसीएस, इंडिया में जो बहुत सारी चंद रिफॉर्म्स जो हुई हैं, उनमें जो कोटा सिस्टम है उसको उन्होंने बड़े तरीके से उसको मोनेटाइज किया है। हमारे यहाँ कोटा सिस्टम जो है, अभी अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं एक डाटा है मैं आपको शेयर करूंगा। विमेंस का कोटा, माइनॉरिटीज का कोटा, प्रोविंसेस का कोटा और ओपन मैरिज जो है वो कितना है। कोटा सिस्टम की जो है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को हम बड़े डिटेल से अलाइन पॉलिसी के तहत करना चाहिए, ठीक है। तो उस हवाले से आज जो है ये सारी चीज़ें आई विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एग्ज़ाम। इट्स टोटली 1500 बेस एग्ज़ाम। 1200 मार्क्स जो हैं वो रिटन पार्ट के होते हैं, ठीक है, और 300 मार्क्स जो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं। 1200 मार्क्स जो हैं, अब ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को या लोगों को नेट से भी डेटा मिल सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों लोगों की अक्सर थ्रस्ट रह ही जाती है फिर भी। और सो दैट इज़ वाई मैं कुछ बेसिक चीज़ें से भी मैं आपको बताना शुरू करूँगा, क्योंकि जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1200 मार्क्स में से 600 मार्क्स होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के, 100 फॉर एसे, 100 फॉर प्रेसी, ग्रामर एंड कंपोजिशन जिसमें होती है, 300 मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज के भी, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, जिसमें करंट अफेयर है और उसमें एवरीडे साइंस है, और 100 इस्लामिक स्टडीज। ये कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। और 600 ऑप्शनल है, वो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स को इस तरीके से डिवाइस किया गया है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पब्लिक पॉलिसी या सोशल सब्जेक्ट है, उनको कहीं ना कहीं उसको उसका सहारा लेना पड़े ताकि उसकी सोशल ओरिएंटेशन हो जाए। अगर कोई इंजीनियर्स है तो भी, लेकिन अगर कोई सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जैसा कि अक्सर को फॉरेस्ट्री रखनी पड़ती है, जेंडर स्टडीज रखना पड़ जाता है। तो वो जो ग्रुप है ऑप्शनल, दैट इज योर ऑन योर ऑप्शन। लोग जो हैं लैंग्वेजेस भी ऑप्ट करते हैं, खासकर पश्तो पख्तून जो है वो पश्तो करते हैं, पंजाबी करते हैं, सिंधी करते हैं, बलोची करते हैं। तो ये ऑप्शन है। अब रिटन एग्जाम जो है उससे पहले अब क्राइटेरिया के तौर पर एक एमपीटी, मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। वो इसलिए डिवाइस किया गया है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ही आगे हैं। तो जो वो रिटन क्लियर कर लेता है, एमपीटी एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसको फिर ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है एप्लीकेशन, जिसकी आई थिंक 2200 करीब जो है वो उसकी फीस है। हार्ड कॉपीज भिजवानी पड़ती हैं और फिर वो एलिजिबल होता है रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम्स का क्राइटेरिया बहुत टफ होता है और हमारे जैसे जो सोसाइटी है जिसमें हैव्स और हैव्स नॉट का गैप बहुत बढ़ता जा रहा है, जो बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए हैं और जो पब्लिक स्कूलों से पढ़ के आए हैं, उनका गैप जो है वो ब्रिज अप हो ही नहीं पा रहा। बहुत सारे अभी जो है हमें मुझे मौका मिला, आप बहुत सारे यूट्यूब्स पे इंटरव्यूज़ देख भी सकते हैं उनको। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि लम्स, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कराची से, एनएडी से, या जो कोई बाहर से पढ़ कर आते हैं, उन कैंडिडेट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत अच्छी होती हैं, वो इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारे दूर दराज के इलाके के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तो यहाँ के लाहौर आके पढ़ा हुआ है, उनका रिटर्न भी डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयरिंग विद अदर पीपल्स। तो कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो कोटा सिस्टम है उसका फ़ायदा भी हैव्स उठा जाते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े जगहों पे आ जाते हैं, या लोग जो भी थोड़ी सी इसमें हिम्मत करता है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, तो उसका एडवांटेज ले जाते हैं। तो ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक पहुंचने की जो गेम है, ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होता जा रहा है हमारे जैसे कंट्री में, जिसे हम पुलिस स्टेट, डेफिनेटली हम वुड से कि वी आर ए पुलिस स्टेट, जिसमें कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक जाना या रियासत के रिसोर्सेज को जो है इंजॉय करना हर एक की थ्रस्ट बनती जा रही है। और हैव्स और हैव्स नॉट का जो गैप है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये एक बड़ा शॉर्टकट सा है कि पावर में आने का। एनी हाउ, तो इस पावर में आने के लिए भी आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इस स्ट्रेटजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई वुड से, इंग्लिश लैंग्वेज, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वट एवर यू वुड से। अभी यहाँ पर एक हमारे कोलीग हैं, उनसे ये बात हो रही थी
कि दूसरी जो लैंग्वेजेस है ना, हमारी जो लिंगुआ फ्रांका है या जो लोकल लैंग्वेजेस है, उसमें बहुत सारे एक्सपेंशन नहीं हो सकी है। हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं कर सके, और हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, वो पहनावा जो है इंग्लिश का, उसको वो ऐसे ही लगने शुरू हो गए जैसे हमारे उर्दू के वर्ड्स हैं। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह गया। तो इंग्लिश जो है इसकी एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। उसके ऊपर अबूर हासिल करना, एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना ऑन पेपर, और देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर एक्सीलेंट in English language during the conversations, but it is very difficult to convey idea on paper, to understand the question. तो जिन कैंडिडेट्स का एक लंबे अरसे तक अपने एकेडमिक करियर में उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऑन पेपर अच्छी हो जाती है, तो उनको थॉट्स को एक्सपैंड करना या ज़्यादा बड़े थॉट्स को कॉम्प्रिहेंड करके प्रिसाइज करना मुश्किल काम नहीं रह जाता उनके लिए। और एग्जाम की तो जो भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द बेस्ट स्ट्रेटजीज गो फॉर द अप टू डेट पेपर्स। वो आपको एक ऐसा पैटर्न दे देते हैं कि आपको अंदाजा हो जाता है। जो पेपर सेटर होता है वो भी, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे हैव लिमिट्स। और जिन चीज़ों को बार बार रिपीट हो रहे होंगे, आप ऐसे उठा के देख लें, ऐसे का क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, 3 घंटे में करना होता है आपने। वो 3-4 ही मेजर इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, विमेंस के राइट्स की बात होगी, इकोनॉमिक होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, या पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, इन्हीं से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। हाँ, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, दिस गोज टू योर विजडम। एक चीज़, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर जो है कैंडिडेट जो है वो अपने कंपलसरी से पहले ऑप्शनल्स को ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ओहो, सब्जेक्ट कौन सा रखना है, सब्जेक्ट कौन सा रखना है, कंपलसरी को छोड़ उस तरीके से शायद ध्यान नहीं दे पा रहे होते। हाँ, कैंडिडेट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ऐसे पेपर एंड प्रेसी पेपर। बाकी के जो है वो करंट अफेयर 300 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ को उस तरीके से जो है मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई व्यूज़, कि वो उस तरीके से जो जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे होते। फिर ऑप्शंस का उन्हें बहुत ज़्यादा, दे आर ऑब्सेस्ड। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, रिमेंबर CSS इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एग्जाम। वहाँ पे जाके आपने कोई बहुत बड़े बड़े थीसिस नहीं लिखने, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जो है आपने जाके अपनी जो है चीज़ों को इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स नहीं देनी होती। यू बिकम द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उस मशीनरी का हिस्सा बनना होता है। तो आपको उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस हवाले से करनी है कि यू गॉट मैक्सिमम स्कोर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ डोमिनेट करती है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये भी डार्विन की थ्योरी के मुताबिक जो फिटेस्ट है वो उसमें रह जाएगा, बाकी उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। और ये कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उस वक्त हो जाता है जब हैव्स और हैव नॉट की जो डिवाइड है बड़ी हुई है हमारी सोसाइटी में। अब अच्छे स्कूलों से, कॉलेजेस से जो पढ़ कर आए हैं और जो दूसरे हैं, उनके दरमियान ये तो और टफ हो जाता है। सो सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप बहुत स्टूडेंट्स को देनी चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें कि जो लाजमी नहीं है कि वो पढ़कर ही आए हैं। बहुत से लोगों ने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या IR पढ़ा हुआ होता है, तो IR जो है वो 200 का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम हर बंदा उसको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का जानना, हिस्ट्री का जानना, सोशल स्टडीज़ का जानना, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स को जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर जो है सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जा रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट को फिर जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे होते हैं तो अक्सर ये कैंडिडेट्स में रूमर्स हैं या मिथ कह लें, तो वो कहते हैं वो सब्जेक्ट जो पिट गया या उसमें सब्जेक्ट्स में मार्क्स अब कम आने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ हुआ है। अमेरिकन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते थे स्टूडेंट्स। यूरोपियन हिस्ट्री एक दौर था 200 मार्क्स का पेपर होता था, कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते थे। तो जो है अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्ट्रेटजीज चेंज होती आ रही हैं। एक दौर था इसमें जो ग्रुप्स हैं जो अब पास है ना, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, किसी दौर में ये DMG ग्रुप हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप,
और इसको लोग जो हैं एज जो अजरा मजाक कहा करते थे, डबल मैथ ग्रुप भी इसको कहा करते थे। तो लोग पीपल कैन ऑप्ट 400 मार्क्स का मैथमेटिक्स, तो 200 मार्क्स की जो है ना जो वो फिजिक्स तक लेते थे। तो चीज़ों को रैशनलाइज भी किया गया है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप कोशिश ये करें ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर करें जो आप आसानी के साथ कॉम्प्रिहेंड कर सकें। उसको बेस्ट ये है कि आप यू गो एंड डिस्कस विद अदर पीपल्स व्हाट आर द डिफरेंस, उनकी जो है बेसिक अंडरलाइंग फिलोसफीज क्या है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब जो है जो लैंग्वेजेस वाले हैं इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी सी बायस हो जाती है। लैंग्वेजेस जिन्होंने भी ऑप्ट किया है ना उनको स्कोर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वहां पर सीएसएस में जब आप को स्कोर चाहिए, ये नहीं देखा जाता कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि आई थिंक 2008 और 9 में सिर्फ एक नंबर पे बहुत सारी एलोकेशंस हुई थी, बहुत सारी एलोकेशंस हुई थी। तो वहां पर फिर आपका लक का फैक्टर आ जाता है। सो लक का फैक्टर को अवॉइड करने के लिए चंद एक नंबर से बहुत सारे, मेरा लास्ट 2022 में मेरा हमारा एक स्टूडेंट था, तो उसको पुलिस में जाने का बहुत क्रेज था क्योंकि उसके फादर थे पुलिस में। तो वो चंद एक नंबर की वजह, एक या दो नंबर की वजह से वो पुलिस की बजाय कस्टम में चला गया। तो वो अभी तक ही स्टिल रिग्रेट, क्योंकि उसकी लास्ट अटेम्प्ट थी। हाँ, ये भी बता दूं कि इसकी 3 अटेम्प्ट होती हैं। एज जो है इसकी वो अब 21 से 30 तक है, 30 ईयर्स तक है। दोज हु आर सर्विंग इन पब्लिक सेक्टर और जिसकी 2 साल सर्विस हो चुकी है उसको 2 साल का एडवांटेज दिया जाता है। इसके अलावा 2 साल का एडवांटेज दिया जाता है माइनॉरिटीज को, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, मार्जिनलाइज जो कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको, या जो रिकग्नाइज ट्राइब्स उनको ये 2 साल का जो है एडवांटेज दिया जाता है। तो 3 अटेम्प्ट्स हैं। अभी एक स्पेशल सीएसएस की अटेम्प्ट हुई है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ वन डेकेड कुछ सीटें जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड होती गई, उनको फिल करने के लिए वो दिया गया। अभी उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसका भी जो पैनल है वो कराची में अभी इंटरव्यूज उसके चल रहे हैं। और 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आने वाला है, शायद लाइकली इन द कमिंग मंथ आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट डिसाइड करना चाहते हैं सब्जेक्ट्स का, they should select their option subject wisely rather than that they consider they should go for those subject जिसको उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में इनमें पढ़ा हुआ है। और एक चीज़ मैं और मिस कर गया था कि इसका क्राइटेरिया जो है वो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, और 14 ईयर एजुकेशन रिकग्नाइज बाय एचईसी हायर इंस्टीट्यूट, और उसमें आपको एक सेकंड डिवीजन अलाउड है। ठीक है, और अगर 3rd डिवीजन है या डी ग्रेड है तो आपको मास्टर्स में या एमफिल में आपके जो है अच्छा स्कोर होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये इसके तो क्राइटेरियाज वगैरह हैं। और ये सारा जो है एमपीटी के लिए आपको अगस्त का महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको अपडेट रहना चाहिए एफपीएससी की वेबसाइट के साथ। फिर शायद दिसंबर में जो एमपीटी के रिजल्ट के बाद आपको सबमिट करवाना पड़ता है, और ये एग्ज़ाम लाइकली फरवरी मार्च में, मौसम अच्छा होता है उन्हीं दिनों में ये होते हैं। रिजल्ट बहुत लेट आते हैं इसके। सम टाइम जब आप अपीयर होना लगते हैं, या जब आप अक्सर कैंडिडेट जो है स्टार्ट करते हैं, जो अभी 2023 में जो हुए हैं कैंडिडेट, वो 2017-2018 से स्टार्ट हुए प्रिपरेशन करना। बड़ा ये एक जो है ये टेस्ट है, पेशेंस का टेस्ट है, और ये पेशेंस उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आप इसको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। और जिस दिन एग्ज़ाम भी देना होता है उस दिन भी आपको एक दिन में जो पहले 3 दिन है 3-3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम लिखना होता है। और जिन कैंडिडेट्स की लिखने की कैपेसिटी कम है, या उनकी प्रैक्टिस नहीं है, या जो ये समझते हैं कि उस दिन जाएंगे और बैठ के एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, वो तो फिर जो है अपनी लक का ही फिर भरोसा होगा उनको। तो आई वुड से कि उससे पहले अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेशर एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट
यू मस्ट डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे, क्योंकि उस दिन आपने बैठ के आपने ये एग्ज़ाम देना है, दरमियान में आपने खाना खाना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो खाना खाते हैं दरमियान में हैवी, और सेकंड टाइम जो ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर होता है तो वो ऊँघने शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। तो उससे पहले जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें लिखने की। ऐसे एक्सक्यूज़ मी 3 घंटे का बैठ के ऐसे लिखना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। हाँ, अब बहुत सारे जो कैंडिडेट्स वो चंद एक मिस्टेक्स कर जाते हैं ऐसे लिखने में भी। समटाइम्स हमारा एक स्टूडेंट था, वो एक ऐसे आया था, न्यूक्लियर वेपन्स होप और पेरिल्स। उसका पेरिल्स का मतलब ही नहीं पता था, वो होप पे लिखता गया। लेकिन वहाँ पर ऐसे जो है ना, वहाँ पर आपकी ग्रामर, आपके आइडियाज़ की कोहेरेंस और कंटिन्यूटी इन योर थॉट चेक किया जाता है। वहाँ पर वो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन नहीं था, ना होता है। अगर आप है होप पे भी लिख दिए, पेरिल्स पे लिख दिए, दोनों को लिख के अपना कंक्लूड किया है, तो वहाँ पर आपके लिखने की सलाहियत को ही जज किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है? तो इन स्ट्रेटजीज़ के साथ, जिसमें बेस्ट स्ट्रेटजीज़ योर रिटन, योर एक्सरसाइज फॉर राइटिंग ऑलमोस्ट 6 आवर्स अ डे, वो उससे बल्कि ज़्यादा की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देन यू वुड बी एबल टू, आप उन दिनों में जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल को रिलेट करता हूँ। कैशियस क्ले, जो बाद में मोहम्मद अली के नाम से बहुत मशहूर बॉक्सर हैं, वो जब उनसे किसी ने एक मरतबा क्वेश्चन किया तो हाउ मैनी पंचेस यू डू इन अ डे, तो इस सेड कि मैं शायद 10,000 के करीब, उन्होंने कुछ इस तरह का आंसर दिया कि उन्होंने कहा कि ये मैं तब करता हूँ जब मैं पहले मार मार के थक जाता हूँ। तो मतलब पहले आप इतनी प्रैक्टिस करें और फिर जाके पेपर में बैठें और लिखने के लिए बैठें। दिस वुड बी एन एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी। फिर आपको जो है, आपको मुश्किल इसमें नहीं आएगी, एक चीज। और दूसरा, अप टू डेट पेपर्स। अप टू डेट पेपर्स जो है उसको जितना आप चेक करेंगे, आप पैटर्न उठा के देख लें ऐसे, इसका वर्डिंग चेंज होगी, अंडरलाइंग फिलॉसफी चेंज नहीं होती, वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर ही होंगे। ठीक है? और इसके बाद आप अगर उठा के देखने, बहुत सारे कैंडिडेट जो पॉलिटिकल साइंस जो रखते हैं, या आईआर रखते हैं, या जो साइंसेस के सब्जेक्ट जो रखते हैं, तो उनको एक, जब 5 या 10 साल के पेपर्स को वो उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे ना, तो उनको एक एक पैटर्न नजर आएगा उसमें, मिलता जुलता सा पैटर्न। तो अप टू डेट पेपर्स है ये, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज। वो जरूर किसी को चेक करें। इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए जो एक स्ट्रेटजी नॉर्मली अडॉप्ट की जाती है ना, वो अच्छे ऑथर्स या न्यूज़पेपर जैसा कि डॉन है, या कोई और अच्छा मैगजीन, कि हाउ ऑडिटर्स, हाउ गुड ऑथर्स कन्वेड देयर मैसेज ऑन पेपर एक्यूरेटली। वो एक बहुत अच्छी ये वाली स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप इसको अडॉप्ट करें, कि उनको, उनके फॉलो, उनको कॉपी करनी शुरू कर दें। ठीक है? और किसी को चेक करवाएं। ठीक है? चेक करवाएं आपके, ताकि जो है मिस्टेक जो है उसमें से निकलनी शुरू हो जाएं। ठीक है? तो ये एक इंग्लिश इज जस्ट लाइक, इसमें आई वुड से कि बहुत कंपल्सरी, ये फर्ज टाइप चीज़ है, और ये चीज़ें बहुत सारे डिटरमाइन करती हैं। फिर इसके बाद जो है रिटन एग्जाम जब होता है, अगर वैसे जिन स्टूडेंट्स को साइंसेस का एक्सपीरियंस है ना, over the period of last 5 or 6 years I have observed this phenomenon कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स खासकर वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं रिटन। लम्स के कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के भी। शायद उनकी पढ़ने की स्टेट, हाँ, एक उनका प्रॉब्लम भी देखने में आता है कि उनकी जो है ना, सोशल डोमेन में उनका नॉलेज बहुत एक्यूरेट नहीं होता, मतलब पब्लिक पॉलिसी में। मतलब जैसे कि हमारा फेडरेशन है ना, प्रोविंसेस, देखें, अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एफपीएससी जो है ना, एफपीएससी सिर्फ एक सिलेक्शन का बोर्ड नहीं है। हमारे जितने प्रोविंसेस हैं, आज़ाद कश्मीर में भी जो है सिलेक्शन बोर्ड है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, सारे प्रोविंसेस में भी है। वो अपने प्रोविंसेस की ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं। तो जो हमारे एफपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे अपीयर होना चाहते हैं, वो अपनी जो है इन स्ट्रेटजीज के साथ, जो सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट्स को अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है साइंसेस को, तो आई होप सो कि वो उनको रखना चाहिए।
साइंस का, उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत होती है। ऑब्जेक्टिविटी इन अ सेंस तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ है, उसमें मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। इन द एंड आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स नहीं देखे जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका स्कोर देखा जाएगा, तब आपकी एलोकेशन जो है किसी अच्छे ग्रुप में होती है। तो ये एक देखें कि सब्जेक्ट कौन कौन से आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो आपको डिटरमिन करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2009 था या 10 था, एक नंबर पे पता नहीं कितने लोगों की एलोकेशन हुई थी। वो भाई उनका क्राइटेरिया ये होता है कि जब आपका स्कोर सबका बराबर है ना, लेट्स से कि 685 है, तो फिर शायद एज देखी जाती है। अगर एज भी एक जैसी निकल आई है, तो फिर आपके जो है ना जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनका एग्रीगेट देखा जाता है। अगर वो भी एक जैसे आगे हैं तो फिर जो है आपका नाम जो है उनके उस हिसाब से फिर देखा जाता है। तो नंबर जो है इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटन एग्जाम। ये चीज़ जो है अगर आप लोग तैयार करना शुरू करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और स्पेशली जो हमारे देखने वाले हैं यूट्यूब पर या ब्लैक होल की जो ऑडियंस है इन अ फार फ्लंग एरियाज, आई वुड रिकमेंड कि उनको जो है व्हेन दे आर इन देयर ग्रेजुएशन, तो इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसकी जो निटी ग्रिटीज हैं उनको जान लेना चाहिए। जितना आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते जाएंगे उतना यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक डिसीजन, सब्जेक्ट्स के बारे में भी और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी। और जो है ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। कई लोग जो हैं वो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को जो है सिविल सर्विस एकेडमी या जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको विजिट भी कराते हैं। वो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है कि उन अकेडमीज को देखना और यहाँ पे ये चीज़ एक अपने माइंड में यूटोपियन अप्रोच क्रिएट करना, दैट आई हैव वन डे आई विल बी ओवर देयर, इट्स एन एक्सीलेंट अप्रोच। ठीक है, वो मोटिवेशन एक बढ़ जाती है। हाँ, बाकी जहाँ तक ये इन सिविल सर्विसेज के रिटन एग्जाम्स के बाद जो फिर इंटरव्यू का मरहला आ जाता है, वो जितने सेंटर रिटन एग्जाम्स के हैं बड़े बड़े जो हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, इन सब में फिर पैनल जो है इंटरव्यूज करने के लिए तो वो 300 मार्क्स का होता है। वहां पर आके जो है आपकी जो असेसमेंट है दैट इज और योर ओरल असेसमेंट। रिटन में तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आप सोच सोच के लिख सकते हैं। वहां पर आपको इंस्टेंटली आंसर्स देना पड़ता है। वहां पर आपको जज किया जाता है कि भाई आप जो हैं किस तरह के, आप आउटलुक में कैसे हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आप लिबरल हैं, मॉडरेट हैं, किस तरफ आपका इंक्लाइंड है, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किस तरह समझते हैं, आप अपने कंट्री को, नेशन को, रीजन को कैसा समझते हैं, जो नेशनैलिटी आपकी जो नेशनल आइडियोलॉजी उसके बारे में व्हाट आर व्यूज यू हैव, करंट अफेयर्स को, वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स को, सबको जज करने की कोशिश की जाती है। वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा है। अगर उसको भी आप स्टडी करें, थोड़ा सा स्टडी करके देखें, तो उसकी भी लिमिट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स की लिमिट्स हैं। उनके पैटर्न्स को अगर जाने, अक्सर कैंडिडेट जो इंटरव्यूज दे के आते हैं उनसे अगर आप पूछें तो आप उनकी भी लिमिट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रेंकली, उनकी लिमिट्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इस हद तक अच्छा ये चीजें हैं, तो ये चीजें और पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसकी भी एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, तो आप उसको भी वो जज कर सकते हैं। अगर आप रिटन क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू में भी आपने क्लियर कर लिया, तो फिर जो है आपके ने जितना स्कोर किया हुआ है ऑब्वियसली उसी की बेस पर आपका जो है जो 12 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में आपके अटेन्ड मार्क्स की सूरत में आपको एलोकेट किया जाता है। इसमें कोटे का ख्याल रखा जाता है। अब कोटा जो है, ये मेरे पास एक डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वैसे डाटा आपको नेट पे भी अक्सर चीज़ों का आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैं फर्दर डिस्कस भी करना चाहूँगा। मेरिट बेस है 7.5, टोटल सीट्स का 7.5, 7.5% इज मेरिट बेस्ड, 50% कोटा पंजाब का है, 19% सिंध अर्बन और रूरल इसमें डिवाइड होता है। अर्बन में कराची, हैदराबाद और सक्खर आते हैं, बाकी सिंध जो है वो रूरल में आ जाता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा 11.5%, बलोचिस्तान 6%, जो एक्स फाटा था जो मर्ज हो चुका है उसका 3%, जीबी का 1%, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का 2%। अब ये जो कोटा है ये मेरिट से सीटें हट के हैं, और जो वुमेन का कोटा है
उसको इस तरीके से रखा जाता है कि जिस भी प्रोविंस में उसका जो बेसिक कोटा है उसके अंदर से फर्दर 10%, अगर वो नई विमेंस आई तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देयर इज अ नंबर ऑफ डिबेट कि जो कोटा सिस्टम है इसको किस तरीके से अलाइन किया जाए, क्योंकि कोटा सिस्टम जो है वो मेरिट बेस्ड तो नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी बड़ी वजह ये कि हमारा सोशल सेटअप ऐसा है क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइड है हैव्स और हैव्स नॉट की, वो बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन सिस्टम और जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज़ तो जो कोटा है, चंद एक हमारे पार्ट हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वहाँ पे तो बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ें इम्पार्ट कर देते हैं कि जो लोगों को कन्वीनियंट दे देती हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन फार फ्लंग एरिया के लोग जो हैं वो इससे महरूम रह जाते हैं। लेकिन उसी फार फ्लंग एरिया के लोग जो हैं वो इन बड़े शहरों में आके एजुकेशन ले करके तो वो तो फिर अपने ही इलाके के कोटे को बड़ा, इसमें एक थोड़ी सी कुछ ऐसे इनकन्वीनियंस भी हो जाती है कि मुख्तलिफ एरिया के लोग दूसरे इलाकों में जाके अपने डोमिसाइल लेकर तो दूसरे का कोटा जो है उसको चोरी करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो ये तो हमारी जो सेटअप है, हायर अप्स हैं, वो देख सकते हैं इन चीज़ों को कैसे चीज़ पे चेक क्रिएट किया जा सकता है। तो जो है जब अभी पंजाब का जो मैंने आपको बताया 50% कोटा, पंजाब वालों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन की रेशो बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वो क्लियर किए हुए होते हैं तो लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं हो पाती, वो पंजाब की रेश सबसे ज़्यादा है। अभी ये जो स्पेशल कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ है ना जिसमें उन्होंने अलाउ किया है, उसमें पंजाब नहीं था क्योंकि पंजाब की कैरी फॉरवर्ड सीटें ही नहीं आई। सिंध अर्बन भी नहीं था, सिंध रूरल था, बलूचिस्तान मेल फीमेल दोनों थे और केपीके में सिर्फ फीमेल्स थी और माइनॉरिटीज थी। ठीक है, तो मतलब जिनकी सीटें रह जाती हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट कम्पिटिटिव एग्जाम is an best example of Darwinism, survival of the fittest। जितना आप इसमें जो है ना अपने आप को बेहतर करने, ज़्यादा मार्क्स कर लेने की कोशिश कर सकते हैं, जब इसके बाद जो अब जिस जगह पर आपने पहुंचना है, डेफिनेटली यू हैव एक्सेस टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर। हमारे जो टॉप के 4-5 ग्रुप हैं जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, पुलिस ग्रुप है, कस्टम है, फॉरेन ऑफिस है, तो इनमें जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी लाइफ जो है वो, तो अगर आप जानते हैं या आपके नियर रिलेटिव्स हैं तो बड़ी अच्छी जगह पे चले जाते हैं। हाँ, इसमें एक अलग डिबेट है कि उनकी लाइफ जो है वो कैसे गुजरती है, वेदर दे इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट। तो करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो तो दुनिया के हर मुल्क में चल रही होती हैं, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये हम इस डिबेट में आज हमारा वो एथिकल पहलुओं पे इस पे हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो कम्पिटिटिव प्योर एग्जाम्स की ऊपर हमारा फोकस होगा। तो एक और स्ट्रेटजी के तौर पर जहाँ पे जब अब आई हैव टोल्ड यू दैट इन द एंड आपका स्कोर ही आपको डिटरमिन करेगा आपकी एलोकेशन को। तो उसमें जो है एक और चीज़ भी है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना वो इनिशियल स्टेजेस पर बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे डेविड टॉमसन है या एस.एम. बर्क है, उसकी पॉल कैंडी की बुक है, एरिक हॉब्सबॉर्न की बुक्स हैं, या बहुत बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं उनकी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, रेफरेंस बुक जिसे मैं कह रहा हूँ। तो रेफरेंस बुक से आप जो है ज़रूर उसको मुताला करें, लेकिन जो फाइनल प्रिपरेशन है वो किसी छोटी बुक से ही करें। मतलब फाइनल आपको प्रिपरेशन जो है जिस रात आपने एग्ज़ाम देना है वो इतनी छोटी बुक हो कि या आपने नोट्स बनाए हो तो वो आप उसको गो थ्रू कर लें एक रात में। किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स पता नहीं हेल्पफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मेरा ये ख्याल है कि वो हेल्पफुल नहीं होते क्योंकि उसने अपने हिसाब से उनको शॉर्ट किया होता है। रेफरेंस बुक जो है उसमें जो डाटा होगा वो ऑथेंटिक डाटा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत सारी जो बुक्स हैं अवेलेबल हैं जनरल नॉलेज की या इन चीज़ों पे, उन पे जो डाटा होता है ना वो ऑथेंटिक नहीं होता। जैसा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रिस्पॉन्स मैं आपको बता दूं, वो एवरेज रिस्पॉन्स होता है, वो यूनिक रिस्पॉन्स नहीं होता।
उसको एक वो माइंड ज़्यादा जज कर सकता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, जिसने पहले उससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको कंपैरेटिव की पावर उसकी ज़्यादा है। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो समटाइम्स इंटरव्यूज़ में भी मैंने बहुत ऐसा मरतबा देखा है कि जो है एक मरतबा मैं आपको एफपीएससी के इंटरव्यू हो रहा था, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो हमारे जो हैं पैनलिस्ट ने उन कैंडिडेट से ना बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछा। अब वो कैंडिडेट बताए 1757। तो अब ही वॉज इंसिस्टिंग कि सर दिस इज द एग्जैक्ट आंसर्स। तो अब वो डेटा हो सकता है उसने किसी बुक से पढ़ा हो कि वो उसे लगा 1757, दैट वाज रॉन्ग। तो माय हम्बल सजेशन इज फॉर इनिशियल रीडिंग्स अच्छी बुक्स में से पढ़ें, सिलेक्टेड पढ़ें, उन पे डेटा जो वो एक्यूरेट होगा। बाद में जिससे प्रिपरेशन करनी है वो किताब में आप जो है किसी भी उर्दू बाजार से ले लें, तो वो एक क्विक शॉर्ट नोट्स के तौर पर होगी। बाकी आपकी लिखने की सलाहियत ही आपको हेल्पफुल होगी। जो आप जो है, लेकिन वो शॉर्ट बुक होगी ना तो वो आप गो थ्रू कर लेंगे कि ओवरनाइट, ताकि आपने एग्जाम्स में जाके बैठना है। ठीक है, आगे जाके जो है फिर जो सीएसएस क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान में लाहौर में सिविल सर्विस एकेडमी है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसे कॉमन ट्रेनिंग कहते हैं हम। उस कॉमन ट्रेनिंग के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपने अपने एरियाज में, मतलब पुलिस की ट्रेनिंग इस्लामाबाद में होती है, पोस्टल ऑफिस वालों की, फॉरेन ऑफिस वालों की, कस्टम वालों की कराची होती है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले उनकी लाहौर में होती है। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग इसलिए होती है टू मेक फेमिलियर ब्यूरोक्रेट्स विद द ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक ट्रेंड्स, और उनके जो है उन निटी ग्रिटी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उससे उनको अवेयर किया जाता है। देन दे आर पोस्टेड इन देयर रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स, and obviously then when they become once the part of bureaucracy, higher hierarchy, ये पूरी एक hierarchy है। फिर नीचे से ऊपर उनकी जो है प्रमोशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है ना वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोगों से लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते भी हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, स्टूडेंट्स उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। जैसा कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं ना, सोसाइटी बहुत तेज़ी से जब ग्रोथ करती हैं तो उन इंस्टीट्यूट को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। अगर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो जो है वो पीछे रह जाते हैं। जैसा कि टेक्नोलॉजी को देख लें, सिंपली आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री। हम जो है जो वॉर्स हुई हैं, जैसे क्रीमियन वॉर को कहा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न वॉर थी, फर्स्ट मॉडर्न वॉरफेयर था क्रीमियन वॉर। तो उसमें जो गन्स इस्तेमाल हुई वो बहुत ऑटोमेटेड किस्म की थी, लेकिन उनको हम आज की दौर के वॉरफेयर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाती हैं, मतरूक हो जाती हैं। तो जिन इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म नहीं किया जाता उनमें भी स्टैग्नेशन आ जाती है, मतरूक हो जाती हैं। रिफॉर्म के हवाले से डिफरेंट कंट्रीज जो है ना, मसलन आप फ्रांस में और जर्मनी में जाके देखें तो उनकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको हाईली ट्रेन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं ना, उनको पता होगा प्लेटो हैज डिवाइज्ड अ मैकेनाइज्ड वे हाउ कि कैसे फिलोसफर किंग बनना है। उसका पूरा एजुकेशन का उसने बिफोर क्राइस्ट उसने वो दिया हुआ था। तो जर्मनी और फ्रांस और यूरोप के इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थॉरो रिगोरस किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं और उनके अलग से एग्जाम होते हैं। वो इस तरीके से एग्जाम्स नहीं होते। इवन कि इंग्लैंड, जिसको हमने मॉडल को अडॉप्ट किया है, वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। आज एफपीएससी में जो बात हो रही थी, मुझे हमारे एक पैनल के जो esteemed bureaucrat and he was the member of FPSC, he was saying that कि सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है 16 से ऑनवर्ड क्यों, आप ग्रेड 5 के ऑनवर्ड जो है उनको भी रिक्रूट करना शुरू कर दें। और उन्होंने कहा कि बैकलॉग इतना आया पड़ा है, इतना बैकलॉग आया पड़ा है कि अभी तक रिजल्ट नहीं दे सके हम 2024 का। और वाकई वहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पैनल्स बन रहे हैं, वो अलाइन ही नहीं हो पा रहा। हमने सेंट्रलाइज, इंग्लैंड में डिसेंट्रलाइज हो गया हुआ। ठीक है, हमने एफपीएससी के साथ साथ प्रोविंशियल भी बनाए हैं, बोर्ड्स बनाए हैं, लेकिन डिस्पाइट दिस हम अगर जिन डिपार्टमेंट्स को देते हैं ना
रिक्रूटमेंट के लिए, लेट्स से कि FIA है या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनमें करप्ट प्रैक्टिसेस का बहुत सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब इन दो चीज़ों के दरमियान में जो है ना फंसे पड़े हैं। ऐसी रिफॉर्म्स हों जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और सोसाइटी में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो है, क्योंकि ये यकीन जाने कि गरीब लोगों के लिए एक ही रास्ता खुला हुआ है, सिर्फ एक रास्ता खुला है कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक पहुंचने का। और FPSC में इसमें कोई शक नहीं, रिलायबिलिटी भी बहुत है। हाँ हाँ, FPSC के दूसरों के बारे में कोई, ये पब्लिक फोरम में कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहता। FPSC के हद तक आई वुड से कि इट्स गुड। यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हुए हैं। 2-3 years अगो यहाँ पे कुछ ऐसे मसले बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं, डॉन न्यूज़पेपर पे आया उस चीज़ के बारे में, और वो है, मैं खुद भी हैरान हुआ कि इतना स्क्रूटनाइज मेथड्स के अंदर में कैसे क्रैक कर लेते हैं लोग। तो मेरा मकसद जो है अब आप लोगों से चीज़ एक डिस्कस करना, बीइंग एस्पायरेंट्स ऑफ CSS, कि देयर शुड बी रिफॉर्म्स। डॉक्टर इशरत हुसैन, ही वाज आल्सो एडवाइजर टू PM थे, उन्होंने कुछ जो है डिवाइस की थी। अब उसका आप लोग खुद तज्जिया करें कि वो किस हद तक ठीक थी, किस हद तक ठीक नहीं थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है खुद उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग आया, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है एक अपने अपने रिमार्क्स भी दिए। उनकी जो रिफॉर्म एजेंडा था ना वो 5 pronged था जी। डॉक्टर इशरत हुसैन जो ही फर्स्टली ही प्रपोज दैट चेंज इन कैरिकुलम्स, कि ये जो रोटन सिस्टम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं, उससे हट के क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्यों नहीं कैरिकुलम उसमें हम डिवाइस करें, तो जिसमें जो है कैंडिडेट से, अब उसके लिए एक देखें, ये चीज़ें हम बोलना आसान है, कहना आसान है, इसको प्रैक्टिकली अलाइन करना विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। और इट विल, जो चीज़ ऐसे करनी होती है, इट विल टेक टाइम। उसके फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या मामला कैसे होता। तो उन्होंने जो डिवाइस किया, चेंज इन द कैरिकुलम, रोटन की जगह थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो। अभी ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें जो है कुछ और चीज़ें ऐसी इंकॉर्पोरेट की जाएं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो खुद की तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे, बाद में जो है दूसरों के लिए भी आसान ज़िंदगी करेंगे, और ख़ुद जो है जाते हैं पावर में तो उनकी तो मौजें लग जाती हैं। और कई जो है डेडिकेटेड भी होते हैं, उन्होंने डेडिकेटेड होके नेशन के लिए काम भी किया है। तो इसी तरीके से एक ऐसा सारा क्यों नहीं सिस्टम बन जाता कि बहुत से लोगों के लिए, यहीं पर अभी लास्ट वीक एक डॉक्टर इल्हान का यहाँ पर हुआ था प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियंस हैं, वो उनमें से कोई नहीं चाहता कि वो सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाना चाहेगा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहेंगे। खुद उनके लिए तो चीज़ें आसान हो गई, तो आम आवाम के लिए क्या करें। तो डॉक्टर इशरत का जो प्रपोजल था उसमें पहला जो पहलू था वो कैरिकुलम का चेंज था। सेकंड वाज लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी, उर्दू लैंग्वेज को जो है इस किसी तरीके से जो इसमें इंट्रोड्यूस करवा जाए कि लोग उसमें उर्दू में देना शुरू करते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हम पेपर मार्क करते हैं ना, सेकेंड ईयर के लेवल तक ना आपके पास ऑप्शन होती है उर्दू में पेपर देना, पाकिस्तान स्टडी या इंग्लिश में। हमने ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा, जब उर्दू में स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं तो वो गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं कि उर्दू अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर, दे थॉट के जो है वो लेंथ उसकी बनाना शुरू कर देते हैं। और जो इंग्लिश में लिखते हैं वो दे राइट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, सोच के लिखते हैं। चीज का क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपने एड्रेस करना है। क्वेश्चंस और लॉक और उनकी कीज जो है वो आपने आंसर के तौर पे देनी हो, वो उसको उसी तरीके से अनलॉक करेगी। तो वो तो जो है इलॉजिकल अगर होगा तो वो तो आपका आंसर ही ठीक नहीं होगा। लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है ये हमारी स्टेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी दफ्तरी ज़ुबान, हमारी जो है सरकारी ज़ुबान तो है उर्दू, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। हमारी जो बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें, हमने उर्दू ज़ुबान में एक्सपेंशन नहीं कर सके। तो वो अभी हमारे एक दोस्त से अभी बात हो रही थी, तो वही बात थी कि उर्दू अदबी ज़ुबान तो है, दफ्तरी ज़ुबान या जो ब्यूरोक्रेटिक में चल रही थी उसके लिए वो बन नहीं सकी। बट ही प्रपोज कि दैट उर्दू लैंग्वेज भी, ताकि एक्सेसिबिलिटी हो सके बहुत सारे लोगों के।
फिर नेक्स्ट था स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। रिमेंबर फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि CSS के एस्पायरेंट्स हैं और इसको तैयार कर रहे हैं, इसकी जो रिफॉर्म पैकेज में एक जो पॉइंट था एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो 14 साल वाला है ना, उसको वो चाहते थे कि बढ़ाया जाए, 16 साल किया जा सके, ताकि मेच्योर लोग आए, एमेच्योर ना आ जाए। क्योंकि कोई एमेच्योर जो होते हैं, जब उनकी रिटन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, लेकिन दिमाग में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जो पुख्तगी नहीं आई होती, उनको एक्सेस मिल जाती है। तो ही थॉट, ये चीज़ आप देखें, जब आप इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस जो एडवांस कंट्री हैं, वहाँ पर एजुकेशन जो है एक रिगोरस अपने स्पेशलाइज फील्ड में दी जा रही होती है, तब उस फील्ड में वो जा रहे होते हैं। तो इन्होंने, तो थर्ड जो था इनका, वो एजुकेशन का क्राइटेरिया अप करना था। फिर एक और था पॉइंट उनका, स्पेशलाइजेशन क्लस्टर। अब देखिए, चंद एक जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, या वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं। ये जो डोमेन है, ये टफ, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। जो साइंसिस वाले लोग हैं, उनका बेंट ऑफ माइंड में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 2+2=4। ये सब्जेक्टिविटी, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की जो हिस्टोरियोग्राफी या पोस्ट मॉडर्निज्म की जो चीज़ें हैं ना, जिसमें आपने सब्जेक्टिविटी में से ऑब्जेक्टिविटी निकालना होता, तो वो अपनी एजुकेशन के ज़रिए ही जो लॉयर्स हैं या जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े, उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी उनकी जो है वो फाइन ट्यून, मुझे लगता है ऐसा फाइन ट्यून हुए होते हैं। लाजमी नहीं आप मेरे व्यूज से एग्री करें। तो अब डॉक्टर इशरत हुसैन की जो प्रपोजल, उसमें ये था कि क्लस्टर्स में इस तरीके से डिवाइस किया जाए कि जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है लोगों का, उनको उनके स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है। और लास्टली जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस जो हैं इनकी विद इन द डिपार्टमेंट, इनके एग्जाम्स होते रहते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है, ये 5 pronged प्रपोजल था डॉक्टर इशरत हुसैन का। इसके ऊपर बहुत सारी शुरू में डिबेट चली, लेकिन जो है FPSC अपने डाटा के मुताबिक इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं चीज़ें टाइम टू टाइम। अब सोसाइटी में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखना होता है। हम सब लोग जो हैं यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल राय का इजहार करते हुए हम ये चीज़ तो समझ रहे होते हैं, शायद वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन ग्राउंड्स पे रियलिटीज़ क्या हैं, उनका हम जो है उस तरीके से अहाता नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। एक्यूरेट डेटा हो कि कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर, इसीलिए ये देखें ना, जो MPT का एक पोर्शन था, वो इसीलिए किया कि भाई सीरियस कैंडिडेट्स आए। और अब अगर ये वाली रिफॉर्म्स, सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर ये होते हैं तो दैट्स एन एक्सीलेंट। और अब मैं थोड़ा सा जो है इस CSS के एग्ज़ाम और इन सब रिफॉर्म के हवाले के बाद जो है एक चीज़ थोड़ी सी जो है ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और जो बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो है, इसकी ट्रेडिशंस जो हैं वो हमारे साउथ एशिया में, इंडिया में भी वही है, एक इनका अलग सा ही ओरा बन जाता है। कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा, यहाँ पे परवेज हूद भाई से एक मरतबा डिस्कशंस में वो बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज किया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे CSPs जो हैं या सिविल सर्विसेज में लोग आके करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते और ख़ुद करने लग जाते तो इनका क्या फ़ायदा। हाँ, इसको रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरीके से रिफॉर्म हो कि सोसाइटी में जो एक जो है ना डिसअपॉइंटमेंट की जो फ़िज़ा है वो ख़त्म होनी चाहिए, और जो है ये पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। दुनिया के किसी कंट्री में कोई इंस्टीट्यूट, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स भले इसमें हैं, थिंग्स विल बी बेटर एंड ग्रेजुअली इट विल वर्क। जो रिफॉर्म्स वो खुद इदारा कर रहा होता है वो भी करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है जो लोगों, ये डिस्कशन जो है ये फर्दर इस तरीके से और चीज़ों को इनिशिएट करेगी, करती रहती हैं। तो जो सोसाइटी के जो डिस्कशन के फोरम्स हैं, ये बड़े पॉजिटिव चीज़ होती है।
क्योंकि एक जो रिटोरिक में जो चीज़ें नॉलेज प्रोग्रेस करता है वो डायलेक्टिक के साथ ही चल करता है। एक थीसिस है तो उसका एंटी थीसिस आएगा या फिर सिंथेसिस की तरफ जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और सजेशन तो इस फोरम से हायर अप्स तक भी बातें जा सकती हैं, तो हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो एक फर्दर डिबेट को इनिशिएट कर दे। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब। एक तो ये बताइएगा कि ये जो इस्लामिक स्टडीज़ है ये कब से कंपलसरी हुआ, और ये जो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं, मिनॉरिटीज़ के हिंदू हो सकते हैं, वो उनको भी ये एग्ज़ाम देना पड़ता है? और नेशनल जो आपने कहा नेशनल आइडियालॉजी, उससे क्या मुराद है कि आर स्टूडेंट्स आई मीन आर द कैंडिडेट्स required to believe in the two nation theory, for example? No, well, we have two questions. So Islamic studies जो है उससे related candidates I believe they have option कि उसको हट करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे candidates they even they belongs to minorities, they choose to go for Islamic studies. वो reading करनी होती है, doesn't mean कि वो उन्होंने मज़हब adopt कर लिए। और वो जो Islamic studies का जो portion है वो बहुत एनालिटिकल है, बहुत एनालिटिकल काइंड की चीज़ें हैं। मसलन जो करंट एज में जो है उसमें सिनेरियोज हैं उन्हीं को एड्रेस करना होता है। सेकंड जो पार्ट वो मैंने सिर्फ देखें, कोई भी जो बड़ी नेशंस है ना उनकी कोई ना कोई उन्होंने एक अपनी लिमिट्स रखी होती हैं, यार्ड स्टिक रखा होता है। लाइक जैसा कि हॉलोकॉस्ट है का इशू है यूरोप में, उसके ऊपर वो नहीं बोल पा रहे होते। और जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, भले उनका कन्वेंशन है या रिटन लॉ की सूरत में है तो उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते। तो जो लिमिट्स हैं ना वो प्रिस्क्राइब की होती हैं। तो यहाँ पर भी एक दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन ही, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के, लाजमी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स दे बिलीव, ये तो हर एक का अपनी अपनी राय है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भी मानता तो उसकी राय उसके एकेडमिक अप्रोच के मुताबिक होगी, जो उसके पास डाटा है कि वो बिलीव करता है टू नेशन पे या नहीं करता। बाकी जो है अब जैसे पाकिस्तान इज इस्लामिक स्टेट, तो हमें जो इसकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो भले अगर इंटरव्यू में वो वहाँ पे जो है सब एक तरीके से नहीं सोच रहे होते, तो जब वो कंसेंसस के साथ एक असेसमेंट की तरफ जाते हैं तो इट इज़ नॉर्मली बिलीव कि ठीक है भाई, आपको स्टेट की आइडियोलॉजी, स्टेट की प्रिस्क्राइब जो उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो वेल उसको आप उसको जस्टिफाई करें, ग्राउंड्स दें ना, फैक्ट्स। रीज़न तो यही है ना कि आपने एक रैशनल अप्रोच अडॉप्ट की है, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव दिस, उसके फिर नीचे आप उसके पॉइंट्स दें कि दिस 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 दिस, तो उस पर फिर लोग उस पर एग्री होते हैं या नहीं होते, ये हर एक की अपने अपने व्यू हो सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सीएसएस एग्ज़ाम के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत बड़े मिकदार में नज़र आ रहे, क्योंकि किसी के मुताबिक ईयरली मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स ईयरली ग्रेजुएट हो रहे, इसमें 50,000 स्टूडेंट वो अप्लाई कर रहे, 30,000 तक स्टूडेंट एमपीटी के लिए अपीयर हो रहे। फिर इसके बाद जब रिटर्न तक बात पहुंचती है उसमें कोई पहल होते, रिटर्न में 15,000 स्टूडेंट्स आके वो देते हैं। दूसरा क्या वजूहात है कि इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है? मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि पेपर चेकिंग तकनीक क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमको वो पैमाइश नज़र नहीं आ रही कि किस तरह हमारे एसए के पेपर को चेक किया जा रहा है या दूसरे पेपर है। हमारा एक दोस्त था, उसका 16 MCQs ठीक थे, पाक अपेयर में उनका 12 मार्क्स आए। स्पेशल एग्ज़ाम के अगर हम देखें तो जेंडर स्टडी में स्टूडेंट्स ने 3 मार्क्स लिए। तो ये पेपर चेकिंग जो चिकन बैलेंस है ये किस तरह किया जाता है? तीसरा ये सर कि ब्यूरोक्रेट्स जो हमको बाहर से जिस तरह नज़र आ रहे हैं तो अंदर से इतने खोखले भी है। अगर इससे हम करप्शन निकालें, क्योंकि उनको इतना मराहत नहीं दिया जा रहा है जो इन इन्फ्लेशन रेट में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो सर्वाइव करे। इसमें ब्रेन ड्रेन हमको नज़र आ रहे, काफ़ी मकदार में वो जॉब को स्विच कर रहे अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसकी रीज़न क्या है? जो मैं समझता हूँ कि इसमें लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी है, क्योंकि एक पार्टी आती है
और वो पार्टी उन प्रोग्राम में अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। जब वो पॉलिसी वो गवर्नमेंट चला जाता है, वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होते। तो हम आपका ख्याल नहीं है, आपने जिस तरह बात भी की कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें रिफॉर्म लेके आनी चाहिए, तो ये रिफॉर्म हम तब लाएंगे जब इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म, क्योंकि अननोन कॉल्स की वजह से जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो डिस्फंक्शनल हो जाती है। आज आपने 3 क्वेश्चन किए हैं कि फर्स्ट जो है लैक ऑफ ट्रस्ट की बात है। वेल अब सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो इस तरीके से डिवाइस है कि रिटन एग्ज़ाम है, उससे पहले उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल है, इंटरव्यू भी है। एग्ज़ाम्स को, पेपर को जो मार्किंग का क्राइटेरिया है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अभी मैंने आपको लेक्चर में ही आपको बताया था कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो रीडिंग करते हैं ऐसी सब स्टैंडर्ड बुक से कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना वो तो यस होता है या नो होता है। तो उन्होंने कोई डाटा ऐसी बुक से पढ़ा होता है कि जो रिलायबल नहीं होता। वो अपने तौर पे कह के आए होते हैं कि जी ये एग्जैक्ट है, मैंने किताब में पढ़ा है। किस किताब में पढ़ा है? ये जो आपके पास उर्दू बाजार की बहुत सारी छपी बुक्स हैं उसमें से जो रिलायबल डाटा है ना, आप अगर द न्यूज़ या डॉन अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें जो डाटा होता है ना वो रिलायबल डाटा होगा, रेफरेंस बुक का डाटा रिलायबल होगा। और जो लैक ऑफ ट्रस्ट आप उस सेंस में कह रहे हैं कि जी एग्ज़ाम वाकई ठीक है, अगर आपने एक ऐसे लिखा है ना, उसको 3-4 लोगों को अगर आप दें सैंपल के तौर पे कि इसको असेस करें, हर एक की असेसमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, कोई उसकी यार्ड स्टिक डिफरेंट होती है, कोई यार्ड स्टिक डिफरेंट होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जब पेपर को मार्क किया जा रहा होता है ना, तो उसको भी चेक एंड बैलेंस करने का एक क्राइटेरिया डिवाइस किया जाता है। ठीक है, कि आप उधर जाके पेपर चेक कर रहे होते हैं, फिर आपके हेड एग्जामिनर्स भी होते हैं, उन्होंने सैंपल के तौर पर मुख्तलिफ चेक करने होते हैं, उससे ऊपर भी होते हैं। तो वो भी एक देखिए इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही होती है। फर्दर जो है, अभी आपने फिर एक बात बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन याद रखें सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं होते, ठीक है। और एग्जाम की जो पासेज की रेशियो है ना वो 2-3-5% के करीब ही रहती है। यही सीरियस कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक थॉरो स्टडी की होती है, ठीक है। तो ये आप उठा के देख लें किसी भी जगह पर, तो इसी तरह की रेशियो मिलेगी। सब लोग एक इस तरीके से नहीं कर पा रहे होते। तो एग्जाम का जो है इसकी यार्ड स्टिक जो है, आप जो बोल रहे थे कि कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आती कि कौन पास हो जाता है कौन फेल हो जाता है, डिस्पाइट दिस कि हमने जेंडर स्टडीज में इतने तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। वो जाते हैं, कहते हैं, आके बात कर रहे होते हैं एग्जाम्स की, जी हमें बता रहे होते हैं कि सर मेरे 18 तो ठीक थे, मुझे नंबर उसने 3 दे दिए। तो वो आपने 18 में से जो 15 ऑब्जेक्टिव ही गलत लिखे हुए हैं, तो उसको जो है वो आप ठीक समझ रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ, एफपीएससी में जब इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं, समटाइम अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं जीबी के बहुत ज्यादा, वहां पे सीटें समटाइम ज्यादा होती हैं, और जब आप उस यार्ड स्टिक पे पूरे नहीं होते रहे तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि फेल कर दें, ये चीज भी होती है। तो आपका पेपर अगर वो 18 ठीक करके आए हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने डाटा कहीं ना कहीं ऐसी जगह से पढ़ा हुआ है जो रिलायबल नहीं होगा। अक्सर लोग जो हैं, आजकल डाटा का फ्लड आया हुआ है इंटरनेट पर, तो उससे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो जो है उस तरीके से रिलायबल नहीं हो सकता। लास्ट आपने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के, यस जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो भी गवर्नमेंट आती है और हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें इंटरफेयर कर रही होती है। अब हमारी जो गवर्नमेंट जो भी होती है उनकी, ये उनके बिहाफ पर होता है कि वो किन को जो की पोस्टों पर लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन देखें फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तो क्रेडिट भी उनको जाता है। तो बाद में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम, उसमें सिविल सर्विस देखें ना, एक डिस्ट्रिक्ट में किसी को डीसी लगाना है या डीपीओ लगाना है, तो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से सेलेक्ट करके किसी एक को लगाना, और फिर उससे क्या डिमांड किया जाता है कि अब आप परफॉर्मेंस भी करें, परफॉर्म करके दिखाएं। तो कुछ ये बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है, अगर आप सब कंटेंट में देखें ना,
तो यहाँ पर जब वॉर ऑफ सक्सेशंस हुआ करती थी या डायनेस्टिक चेंज होने लगती थी ना, तो जो जिसको नया किंग बनाना होता था, जिसे कहते थे किंग मेकर्स, तो जो ग्रुप होते थे कहते थे हम आपको बनाएंगे, फिर हमें बाद में आके इंसेंटिव्स भी देना। तो ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का बड़ा एक अलमिया कह लें कि जो मीर जाफर और मीर सादिक जो है दे और यहाँ पे बहुत रेडी भी होते हैं कि भाई हम आते हैं तो हमें भी करने दें। तो ये एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी जो है ना, ये तब जाके चेंज आएगी जब सोसाइटी मेरिट बेस्ड होगी, और जब हम खुद मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस और इन सब चीज़ों को ये इम्बीड हो जाएंगे हमारे एक्शंस में। दिस इज व्हाट आई डू बिलीव। ठीक है, यू मे डिसएग्री। ठीक है जी, एनीवन एल्स? Thank you very much. Assalamu alaikum. I am student of public policy and today was my last exam. So fresh graduate हूँ. बहुत ही सर कैजुअल सवाल और बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सर शुरू कहाँ से करें? हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CSA एग्ज़ाम, और उसी रिदम के साथ आगे चले किस पॉइंट से ऐसे? मैंने उसी अंदाज में आपको बताया था कि आप रिटन एग्जाम जो है ना, पहले इसको थोड़ा सा क्राइटेरिया को स्टडी करें। ग्रेजुएशन आप अभी रिसेंटली, आपको पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आपने आज आपका लास्ट एग्जाम था, देख कर आए हैं। तो अब इसको अपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको, और इंग्लिश की तरफ और न्यूज़पेपर जो है उसको शुरू में फोकस करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पहले अब गो थ्रू करें और फिर लोगों से डिस्कस करें। जैसा कि आपने पब्लिक पॉलिसी पढ़ा है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इसमें इटसेल्फ सब्जेक्ट है। हमारी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की है ना, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट, इनकी जो ये पब्लिक उसी पॉलिसी के तहत ही चल रहे होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उसी को रन कर रही होती है, ब्यूरोक्रेट जो है इसी के जुमरे में आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो हैं अभी अपने कंपलसरी सब्जेक्ट एसेक्स से रिलेटेड जो है ना अपनी मशक करनी शुरू कर दें, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपके टॉपिक्स हैं उन पे लिखना शुरू करें, बड़ी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना शुरू करें। मुश्किल जो है ना जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उनको पढ़ने के बाद उसको प्रिसाइज करने की कोशिश करें। जो बात है बड़ी, एक पूरे पेज की बात को छोटा करने की कोशिश करें। आप ये भी देखें कि सेंट्रल आइडिया मिस नहीं हुआ। ये एक्सपेंशन और प्रेसाइज करना ये सीखें। साथ अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको ग्रैस्प करना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखें कि भाई फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन क्या होती है, पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। हमारे जो फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान जो मसाइल हैं वो क्या हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट का हिस्सा भी हैं जो आप पढ़ चुके हैं अभी। तो इनमें देखें हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, करंट सिनेरियोज हैं, जो रीजनल अलाइंसेस हैं, इन सब में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इन चीज़ों को ऐसा ऐसा करेंगे ना तो एक आपका बेंट ऑफ माइंड बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ये तो आपकी वो तो एक कोचिंग सेंटर है। आप जो चंद एक बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, लम्स है, वो तो इटसेल्फ एकेडमीज है। वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना होता है, आप लाइब्रेरीज में भी जा सकते हैं, उनसे पूछें। लेकिन अगर फिर भी आप स्टिल यू कंसीडर, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। अदरवाइज जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दे इटसेल्फ दे आर, इनकी वो एकेडमीज है जी। गुड इवनिंग सर। मेरा एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है Sure. और एक जनरल। हिस्टोरिकल ये है, भी आपने सिविलाइजेशन की, डिफरेंट सिविलाइजेशन की बात की है, तो एक तो ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन, बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री। तो इनमें हिस्टोरिकल जो ब्यूरोक्रेसी की सिस्टम था वो कैसे था, और बाद में जब स्टेट ऑफ मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेवलप की और खुलफाए राशिदीन जो लेकर चले, तो वो कैसे सिस्टम उसमें थोड़ा क्लियर करें। और जनरल ये है कि जो हमारी है स्टेट, तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और जो ये है कि ये सिलेक्शन का सिस्टम है ये सारा ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो इसमें हमारा कितना रिलीजियस टच होना चाहिए, कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि होना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर करें। जो मजहब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वेल आपने पूछा ग्रीक जो थे, दे वर सिटी स्टेट्स, मतलब बहुत बड़ी स्टेट्स नहीं होती थी। बहुत से लोगों को सिर्फ जो है एथेंस और स्पार्टा के अलावा लोगों को नहीं पता भाई बहुत सारी स्टेट्स थी। माइनॉन था, माइसीनिया था, लेस्बोस था, कोरिनाथ था, थीबीस था, बहुत सारी स्टेट्स थी। हर स्टेट का अपना गवर्नेंस का मॉडल होता था, ठीक है।
और एथेंस की जहाँ पे ये अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो वगैरह थे ना, तो वहाँ पर वो सिटी स्टेट ऐसी थी, लर्निंग का बहुत ज़्यादा, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ वहाँ पर वोट देने का हक जो बहुत कम लोगों, तो वुमेन्स को नहीं था, स्लेव्स को नहीं था, इन सब लोगों को। तो बर वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी, गवर्नेंस का मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। रोमन एम्पायर थी, उनकी जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी उसकी पूरी हायरार्की थी। जब अंपायर होती है तो वो मुख्तलिफ किंगडम्स को, मुख्तलिफ एथनिसिटी को अपने अंदर ले जाती है, ठीक है। उनका जो मॉडल था वो एक स्ट्रिक्ट था, लेकिन याद रखें जो रोमन एम्पायर है उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से ऑप्ट की थी। इसी वजह से हम कहते हैं ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। भले वो लॉ में है, यानी कोडिफाइड लॉज बन गए, हायरार्की है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। रोमन पॉलिटिकल थॉट था मिक्स, यानी कि विद द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एंड लॉ, उसके साथ चलता था। मतलब वहाँ पर अगर सेनेट है तो सेनेटर्स के कुछ इख्तियारात हैं, लेकिन फिर वही जो है रोमन रिपब्लिक से रोमन एम्पायर भी बन गई। कुछ चीज़ें जो है वो विद द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस चलता रहा, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी की एक ट्रेडिशन अच्छी थी। फिर आपने कहा स्टेट ऑफ मदीना, आप देखें पेनिनसुला अरेबिया जो था ना, वो वहाँ पर देयर वाज नो सेंट्रलाइज एम्पायर या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, दे वर ट्राइब्स। और उन ट्राइब्स में वहाँ पर कोई जब ब्यूरोक्रेसी तो थी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो जब खुलफा राशिदीन, स्पेशली हजरत उमर फारूक का दौर आया था, तो ही बोरोड लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम द पर्शियन ब्यूरोक्रेसी। उनसे पूछा, क्योंकि इस्लामिक रियासत एक्सपैंड हो रही थी, उन इलाकों को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इजिप्ट भी कैप्चर हुआ, मैसोपोटामिया के इलाके भी कैप्चर हुए, और जो है सीरिया की तरफ एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई। तो ही आस्क्ड कि आप लोग कैसे मैनेज करते थे। ही सेड कि हम डिपार्टमेंट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, एक हायरार्की का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, रिकॉर्ड रखते थे। सो वी बोरोड दिस फ्रॉम द पर्शियन, ठीक है। और उसमें फिर हाँ फिलॉसफी आप ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी ट्रेनिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, कि लोगों को जो है इमोशनली अपने मज़हब के साथ अटैच कर दिया, और अपनी जो है सेल्फ असेसमेंट भी होती थी, और अपना जो है खुद एहतसाबी का एलिमेंट भी उसमें डाला। तो जब तक वो सिलसिला रहा तो एक बहुत ज़बरदस्त वो चलता रहा। आपने फिर बात लास्ट में आपने क्वेश्चन किया रियासत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हमने वी बोरोड अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी थी, एजुकेशन सिस्टम था ना, वो इनफॉर्मल था। मदरसा होता था, चर्च होता था, या टेंपल होते थे हिंदुओं के, वहीं पर होती थी। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था, यहाँ पे स्कूल नहीं थे, करिकुलम्स नहीं थे, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, दे इंट्रोड्यूस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। 1813 का जो चार्टर है, फिर जब 1817 में कॉलेज बना कलकत्ता में, फिर लॉर्ड मैकॉले का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम जो है, दे इंट्रोड्यूस। अब वो अच्छा है या बुरा, ये आप स्टडी करें, स्टडी करके देखें आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। उससे पहले जो सिस्टम था, इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आ गया। और फिर उससे पहले मैंने लेक्चर में बताया था कि ब्रिटिश से पहले यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी पैट्रोनेज पे होती थी, मतलब मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होता था। आप जिसको आपके साथ अलायंस में आपके साथ उसको अच्छा लगता है उसको लगा भी देते थे, उतार भी देते थे, राइट्स नहीं होते थे। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिटन लॉ है ना, कि आपको कोई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हट के उतारेगा तो आप किधर चले जाते हैं? अदालत में, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर वो किए तो अदालत आपको रिस्टोर कर देगी। ब्रिटिश के आने से पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। आपको लगा भी दिया तो कोई लॉ, आपको नोटिफिकेशन नहीं होता था। अब अगर आप यहाँ पे एग्जाम क्लियर करते हैं सीएसएस में तो आपको नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन का मतलब है आपके राइट्स स्टैब्लिश हो गए। अब विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं आपको कोई उतारेगा। तो उस दौर में तो मर्जी से उतार भी दिए जाते थे, तो आपके पास कोई राइट नहीं होते। तो फिर ब्रिटिश जो है उन्होंने ये मेरिट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और रिगोरस ट्रेनिंग के साथ, और सारा एक हायरार्की का सेटअप जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप ये देख लें कि आपको ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अगर बुरा है तो उसमें कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो वो रिफॉर्म्स प्रपोज करें। जैसे जैसे देखें, ये भी एक फोरम है, यहाँ से कोई हो सकता है अच्छी बात ऐसी हो जो ऊपर हायर अप्स तक जाए, और आहिस्ता आहिस्ता एक
डिस्कशन शुरू हो जाए, उस डिस्कशन के बाद ही चीज़ें रिफॉर्म्स होती हैं। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मकालमा नहीं होता, मकालमे होने चाहिए और उन्हीं के बाद एक बड़ी चेंज आती है। ठीक है जी? अच्छा या बुरा होना ये एक अलहदा टॉपिक है। मैं बेसिकली ये क्लियर करना चाहता कि कितना टच हमें होना चाहिए कि हम एक एज ए न्यूट्रल बिल्कुल इसको तैयारी करें और स्टडी करें और न्यूट्रल वे में तैयार हों सीएसएस के लिए, कि कुछ ना कोई टच हम रखें, क्योंकि रिलीजियस टच एज ए स्टेट हमारी ऐसी है कि हमारा रिलीजियस टच तो एज ए मुस्लिम होता ही है। Again, I would say you ask a very difficult question. In a sense, I have to answer in a public forum regarding this. I would say you should go for preparation as a neutral रहकर आप इसकी तैयारी करें तो बेहतर है। शुक्रिया सर। मल्टीपल टाइम्स मैं पढ़ चुका हूँ कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी यहाँ थी गवर्न कर रही बरे अजीम को, वो जब वापस गए तो उन्हें विद फुल बेनिफिट्स रिटायर कर दिया गया कि यू आर डीलिंग विद कॉलोनियल नेशन, नाउ यू आर इन इंडिपेंडेंट नेशन, आज़ाद कौम, और ब्रिटिश को डील करना है। तो वो आपकी जो माइंड सेट है दैट वाज ट्रेंड टू डील विद द बरे अजीम एंड और इस तरह की जो हमारी कॉलोनीज थी, नॉट टू डील विद द मेन लैंड। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये स्टेटमेंट दुरुस्त ही हुआ नहीं हुआ, मुझे कोई बहुत ऑथेंटिक बात नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो माइंडसेट पावर कॉरिडोर में पहुंचने के बाद हमारे बच्चों का बन जाता है, होते हमारे हैं एकेडमी से आगे एक कदम उठाते हैं उनके बन जाते हैं, और वो पावर वही है, सीक्रेट लॉज एक्ट भी वही है, कानून भी उधर ही है, 1800 के रेफरेंसेस हैं। क्या आप कभी ये देखते हैं कि ये कौम बेचारी भी ब्रिटिश सिटीजन की तरह आज़ादी इंजॉय कर सकती है इस ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में और इस ट्रेनिंग और इस अदारोों के होते हुए? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इन अ शॉर्ट स्पैन। इसमें छोटे से सेंटेंसेस के साथ इसको मैं आंसर नहीं कर सकता। टू सम एक्सटेंट यू आर वेरी राइट जी। आपने जो बताया कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो है, इसमें अब डिफरेंट राय हैं, उस राय को ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखना फिर एक सब्जेक्ट टू रीडिंग है। बट आई डू बिलीव कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जब वो यहाँ पर आए, ब्रिटेन जो था वहाँ का गवर्नेंस मॉडल पहले समझ लें और यहाँ का गवर्नेंस का मॉडल समझ लें। ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे ना, तो जो ब्रिटिश पीपल जो थे वो डिवाइन पावर्स ऑफ किंग के आदि नहीं थे। उनका किंग जो था उसकी पावर्स भी उनकी पार्लियामेंट के पास चली गई थी, और पार्लियामेंट में जो डोमिनेट करती थी पार्टी, चाहे वो टोरीज या विग्स हैं, वो अवाम के नुमाइंदे होते थे जो कि टैक्स लगा सकते थे, और सारा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के जरिए चलता था। हर सिस्टम सारे इसी चेक एंड सिस्टम बैलेंस के। इंग्लैंड का जो किंग होता था, ही वॉज द किंग ऑफ द पीपल अलोन, नॉट द किंग ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द वेरी लाइव्स ऑफ द पीपल, वो नहीं होता था। सो दिस वॉज अ डिफरेंस। व्हेन दे केम हियर दे रियलाइज कि यहाँ पर तो जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और यहाँ पर वो रियलाइज उन्होंने किया कि यार यहाँ के लोग जो हैं वो रियासत के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते। दे रियलाइज कि यहाँ पर तो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है। ब्रिटिश के आने से पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो सिविल राइट नहीं थे, और ये यहाँ का कल्चर था, सदियों से चलता आ रहा था। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो 1793 में जो लैंड सेटलमेंट एक्ट हुआ, फिर वो जो जमींदारी का इंस्टीट्यूट ख़त्म करके जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज बने, डिप्टी कलेक्टर्स बने, जो सिविल सर्विसेज का आगाज़ इससे मतलब ये मेच्योर होना आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हुई। पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया, जो इनके एग्जाम्स कंडक्ट करने शुरू किए गए, मेरिट बेस्ड, पहले वाला पैट्रनेज ख़त्म किया गया। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो एग्जेक्टिव होता था, वो जो है उसको ना लगाने का ना उतारने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, और वो जो किंग होते थे वो तो कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पर उनके जो गवर्नर जनरल होते थे वो तो सैलरीड पीपल होते थे, 5 साल के लिए चले जाते थे। फिर
ना वो लॉ बना सकते थे, हाँ एग्जेक्टिव हेड होते थे वो, ना वो किसी को जज कर सकते थे, जजमेंट का इख्तियार उनकी कोर्ट के पास था। लेकिन जब वो यहां पर आए तो उनको यहां के गवर्नेंस मॉडल के साथ एडॉप्ट होना पड़ा, उनको इख्तियारात दिए गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी 1810 के डेकेड में। जो आपने क्वेश्चन किया ये उससे क्वेश्चन से बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना जो लोग हैं वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंडर रहना सीखे हुए हैं सदियों से। अगर आपने उनको अनटेंजिबल और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंडर ना किया ना तो ये लोग ठीक से गवर्न नहीं होंगे। ये डिबेट चली थी 1810 में, और एक कहता था नहीं बिल्कुल जैसे इंग्लैंड में होता है वैसा ही करें, दूसरे ने कहा नहीं, हम जो हैं इनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव दे के दें, जो कि हमारे डीसी साहबान हैं। तो आपकी बात जो जब वो यहाँ से गए वापस तो उनको बेनिफिट्स के साथ वो कर दिया गया। हाँ, ये चीज़ साइकोलॉजिकली हो जाती है। आप में हम में भी किसी के पास पावर आ जाए और इसके ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के ऊपर ना हम रहें तो हमारा माइंड सेट जो है वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, उस पावर को एक्सरसाइज करने का आदी हो जाता है। तो ये माइट दिस वुड बी पॉसिबल व्हाट यू सेइंग। और आपने एक और बात की कि हमारे बच्चे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर्स तक पावर में जब जाते हैं तो वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। अग्रीड। मैंने तो बताया कि जो यहाँ पर जो है अवाम जो है उन्हें वो दे आर नॉट वेल अवेयर, पीपल आर अनअवेयर ऑफ द लॉज रूल्स, जिसकी वजह से फिर इख्तियारी आर्बिट्रेरी पावर्स जो हैं उनके पास चली जाती हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर पहले भी एक जो है बैठे हुए हैं ऑडियंस में से उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो हमारे जो है जो पॉलिटिशियंस हैं और दूसरी ब्यूरोक्रेसी है वो अक्सर इंटरफेयर कर रही होती है ब्यूरोक्रेसी वर्किंग में भी। तो जब की पोस्टें जब किसी को नहीं मिल रही होती ना तो उसको जब की पोस्ट चाहिए होती है तो वो हर जाए बहुत से मुश्किल पापड़ बेलने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो चीज़ें जो है ना उनको रिफॉर्म होना चाहिए, होंगी भी इन अलाइन विद जो एक अच्छी पॉलिसीज है उसके साथ अलाइन होना चाहिए और चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। तो ये आई होप सो कि चीज़ें बेहतर होंगी जैसे जैसे पब्लिक पॉलिसी बेहतर होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, वो चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। जो आपने क्वेश्चन की ये सब बहुत सारे लोगों के जहन में है ये चीज़ें और वो चाहते हैं कि चेंज आए, और चेंज आती ही तब है जब आप उसको सोचना शुरू करें कि अब चेंज आनी चाहिए इस चीज़ में। थैंक यू।